हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। तो आज तारीख है 25 फरवरी 2022 और आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी संबंधित खास खबरें जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने पहले न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की खबर में क्या खास है। तो सबसे पहले बात करेंगे, चयन बोर्ड 30 मार्च तक पूरा करेगा प्रधानाचार्य भर्ती का इंटरव्यू। भर्ती के लिए मेरिट तैयार कर मंगलवार घोषित की गई डेट। वर्ष 2013 की भर्ती में 25,000 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन और इसके लिए 5 बोर्ड किए जाएंगे गठित। चयन बोर्ड में वर्तमान में 5 सदस्य हैं। ऐसे में साक्षात्कार की प्रक्रिया जो है 5 बोर्ड गठित कर पूरी कराई जाएगी। बोर्ड सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को खत्म हो रहा है, इसलिए चयन बोर्ड इसके पहले भर्ती को पूरी करने की तैयारी में लग चुका है। इसके अलावा 4 मंडलों कानपुर, देवीपाटन, मेरठ एवं आजमगढ़ के साक्षात्कार की तिथि 21 फरवरी को ही घोषित की जा चुकी है। इस तरह भर्ती विज्ञापन के कुल करीब 630 पदों के लिए साक्षात्कार कराया जाएगा। एक पद के लिए 7 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें तो इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2013 की भर्ती प्रधानाचार्य के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी करेगा। 4 मंडलों के साक्षात्कार की तिथि घोषित हो चुकी है, जबकि शेष 14 मंडलों के साक्षात्कार की भी तिथि घोषित करने से अभ्यर्थियों में इसके पूरे होने की उम्मीद जग गई है। और वेबसाइट पर मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो पत्र है वो जारी कर दिया गया है। इसे डाउनलोड कर सभी अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को तय तिथि पर चयन बोर्ड पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, आते हैं अगली न्यूज़ पर। पिछले सत्र के छात्रों को मिलेगा हॉस्टल। इसमें कहा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शैक्षिक 2020-21 में दाखिला लेने वाले स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 1.5 साल बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल के लिए इच्छुक छात्रों से 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा है और आवंटन को यूजीएटी अंक बनाएगा आधार। इसके साथ ही प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में मिले अंक के आधार पर हॉस्टल आवंटन की मेरिट बनेगी और आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। बीते सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल में रिक्त सीटों के सापेक्ष 50% सीटें आवंटित की जाएंगी। 50% पर नव प्रवेशियों को हॉस्टल प्रदान किए जाएंगे। तो ये रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से न्यूज। अगली न्यूज आती है पीसीएस 2022 में एसडीएम के 39 पद, इसका विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2022 की भर्ती के लिए एसडीएम के 39 पदों पर अधिचयन मिल चुका है। शासन में नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव मदन सिंह गर्ब्याल की ओर से 23 फरवरी को जारी पत्र के अनुसार वर्तमान चयन वर्ष 21-22 के तहत डिप्टी कलेक्टर के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से 39 रिक्तियों और प्रोन्नति के माध्यम से चयन के लिए 73 रिक्तियों का अधिचयन 22 फरवरी को आयोग को भेजा गया है। इसके साथ ही 5 मार्च तक सही करे हस्ताक्षर और फोटो यानी कि यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत 147 आवेदकों ने अपने हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करने में गलती की है। आयोग के उप सचिव के अनुसार अभ्यर्थियों को 5 मार्च तक गलती सुधारने का मौका दिया गया है। आयोग ने खान अधिकारी के 16 और यूनानी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य रीडर के पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। ठीक, अगली न्यूज आती है 2 मार्च से सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 2 मार्च से शुरू होगी। सीबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में बोर्ड ने पुष्टि की है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षा 2 मार्च 2022 से शुरू करेगा और बोर्ड ने 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिकल इंटरनल परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को संबंधित कक्षा की थ्योरी परीक्षा समाप्त होने से 10 दिन पहले प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी कराने का निर्देश दिया गया है और कक्षा 10 रेगुलर उम्मीदवारों के लिए स्कूलों की ओर से इंटरनल परीक्षा आयोजित की जाएगी और अंक अपलोड किए जाएंगे। ये हुई सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात। अगली न्यूज़ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22% बढ़ा। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है दिल्ली सरकार की तरफ से है। इनके हिसाब से 22.34% बढ़ा दिया गया। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ मानदेय मार्च महीने से लागू कर दिया जाएगा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के लिए साथ कम्युनिकेशन भत्ता भी बढ़ा दिया है और राजधानी में करीब 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर हैं
वे बीते 24 दिन से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के धरना दे रहे थे। राजेंद्र पाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उनकी इस मांग को जायज़ माना है। आखिरी बार 2017 में उनका मानदेय बढ़ा था, तब उन्हें 9,678 रुपये मासिक मानदेय के साथ 200 रुपये कम्युनिकेशन भत्ता भी मिलता था। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 11,220 रुपये और भत्ता 1,500 रुपये महीना है, यानी कि कुल मिला करके अब महीने को उन्हें 12,720 रुपये मिलेगा। इसी तरह सहायकों का भी भत्ता बढ़ाया गया है, जिनमें उन्हें पहले 4,839 रुपये की जगह अब 5,610 देंगे। तो इसी तरीके से इनमें हर जो भी डिपार्टमेंट है इनका सहायिका, आंगनबाड़ी, मिनी, इन सब का मानदेय जो है बढ़ाया गया है। ये रही दिल्ली की बात। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फिल्म नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत दिल्ली में फिल्म की शूटिंग करने पर राज्य सरकार निर्माता कंपनी को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। ठीक, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। टीटी 2021 परिणाम के लिए करना होगा अभ्यर्थियों को इंतजार। ये तो आप सबको पता है, क्योंकि आप सबको पहले चुनाव का रिजल्ट देखना है, जिसके रिजल्ट आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सबसे पहले चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, उसके बाद अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट देखिएगा। तब तक के लिए आपको धैर्य बना के रखना होगा। इसके साथ ही इसके बारे में बात करेंगे तो शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजा था, जो कि उन्होंने लौटा दिया और कहा कि अभी यह नहीं हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद परिणाम जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इन्होंने अपना जो भी प्रोसेस था उसको मांग लिया है, कर लिया है। बचा था सिर्फ रिजल्ट देने के लिए, जो इनके समय में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप सब खुद समझदार हैं, आपको क्या करना है, बस धैर्य 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 बना के रखना है। ठीक, अब आते हैं इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रही है वो है रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। ये आपकी लास्ट न्यूज़ है। और इस तरीके से इस बारे में क्या कहा जा सकता है, आम नागरिकों का जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन यह युद्ध जो हो रहा है वाकई विनाशकारी है। उम्मीद है यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए। तो आप सब बताइएगा आपको ये न्यूज़ कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।